प्री रोमांटिक पोइट्री क्या है? प्री रोमांटिक एक एज का नाम है। जब कोई जमाना करवट बदलता है, when time periods in history change, वो अचानक नहीं बदलते, धीरे 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 बदलते हैं। नियो क्लासिकल एज, जो कि रूल्स का एज था, वहां से अब रूल्स से फ्रीडम, रोमांटिक एज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एकदम से आज नियो क्लासिकल एज है और कल रोमांटिक एज आ जाएगा, आज तो हम रूल्स में लिख रहे हैं और कल रूल्स में नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 कुछ मामलों में रूल्स छोड़े जाएंगे धीरे धीरे, और फिर ज़माना करवट लेगा, धीरे धीरे रोमांटिक एज तक पहुंच जाएंगे जब सारे रूल्स को छोड़ देंगे। वो रोमांटिक एज है। पर नियो क्लासिकल एज में तो जो पोइट्री का थीम होता था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और लैंग्वेज भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। उसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग होता था। सीधी बात को सीधी भाषा में नहीं कहते थे, टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के बात करते थे। ये नियो क्लासिकल एज की फीचर्स या गुणधर्म है। तो हम अब नियो क्लासिकल एज से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं प्री रोमांटिक एज की तरफ। तो इस युग में पोइट्स जो हैं कुछ मामलों में रूल्स रखेंगे, कुछ मामलों में रूल्स को छोड़ देंगे। वो हो सकता है कविता का विषय वस्तु, थीम या सब्जेक्ट मैटर सिंपल कर दें, पर लैंग्वेज को टफ रखें। विलियम कॉलिंस एक लिरिकल पोएट थे, गीतकार कवि। अक्सर गीतों की भाषा सरल होती है, पर विलियम कॉलिंस ने जो कल्पनाएं की हैं वो बड़ी कठिन और कॉम्प्लिकेटेड है। देखा जाए तो विलियम कॉलिंस ने ओड टू इवनिंग, या उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी उनमें सिंपल, जैसे ओड टू इवनिंग, इवनिंग को एक देवी का दर्जा दिया है और इवनिंग को देवी का दर्जा देकर उसकी तारीफ की है। तो सब्जेक्ट मैटर तो सिंपल है, शाम का गुणगान है, शाम के समय की तारीफ है। पर आप देखिए लैंग्वेज जो पोएम की है वो बहुत कठिन है, कल्पनाएं, कंपैरिजंस बहुत कठिन है। ये सब नियो क्लासिकल एज की क्वालिटीज है, कठिन से कठिन इमेजिनेशन, कठिन से कठिन कल्पनाएं, कठिन से कठिन कंपैरिजन, समझ में ही नहीं आए। तो इस तरह के कंपैरिजंस विलियम कॉलिंस को करने की आदत थी उनकी सारी ही पोएम्स में। तो अब हम प्री रोमांटिक पोइट्री का बॉक्स देखेंगे, जो कॉलिंस की पोइट्री के लिए भी यूज हो सकती है और ग्रे की पोइट्री के लिए भी यूज हो सकती है। इस बॉक्स को करने के बाद हम दोनों कवियों का एक कंपैरेटिव स्टडी जैसा देखेंगे, ग्रे के बारे में भी और कॉलिंस के बारे में भी। हम मतलब दो पोइट्स हैं, कॉलिंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। हम पढ़ तो कॉलिंस के बारे में पढ़ रहे हैं, पर बीच बीच में ग्रे का भी उसमें रेफरेंस आएगा। तो अब हम बॉक्स देखते हैं। लाइक नियो क्लासिकल पोइट्री, नियो क्लासिकल एज के पोइट्री की ही तरह 18th सेंचुरी प्री रोमांटिक पोइट्री, 18th सेंचुरी में जो पोइट्री लिखी गई उसे प्री रोमांटिक पोइट्री कहते हैं, हैज़ अ
पॉलिश्ड यानी सभ्य, शालीन, ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। पोएट्स अपने विचारों को बड़े सभ्य और शालीन तरीके से एक्सप्रेस या प्रकट करते हैं। एंड यूजेस बैलेंस्ड फ्रेजेस, बहुत संतुलित वाक्य, बैलेंस्ड phrases and sophisticated vocabulary, और सभ्य शालीन शब्दों का प्रयोग। It has a new focus on nature and the life of common folk। नियोक्लासिकल पोइट्री में नए तरीके से ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है प्रकृति के ऊपर, ऑन नेचर एंड द लाइफ ऑफ कॉमन फोक, और साधारण ग्रामीण लोगों के जीवन पर भी नए तरीके से ध्यान दिया गया है, उसे एक महत्व दिया गया है नियोक्लासिकल एज की पोइट्री में। एंड कंटेन्स, नियोक्लासिकल पोइट्री अपने अंदर रखती है एक्सप्रेशंस ऑफ हाइटेंड फीलिंग्स, बहुत ऊंची उठी हुई भावनाएं। हाइटेंड फीलिंग्स, ऊंची उठी हुई भावनाएं। प्री रोमांटिक पोइट्री इन्वेस्टिगेट्स, प्री रोमांटिक पोइट्री स्टडी करता है, एग्जामिन करता है, निरीक्षण करता है। पैस्टोरल पोइट्री, ग्रामीण शैली की कविताओं को, पैस्टोरल पोइट्री ग्रामीण शैली की कविताओं को, एंड प्रेजेंट्स और प्रस्तुत करता है ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर एंड नेचुरल लाइफ, बहुत सुंदर चित्र प्रकृति और प्राकृतिक नज़ारों के। In the second half of the 18th century, 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, poets like Thomas Gray and Collins, Thomas Gray और विलियम कॉलिंस जैसे जो कवि थे, established, उन्होंने स्थापित किया, established, उन्होंने स्थापित किया न्यू ट्रेंड्स इन पोइट्री, नए नए स्टाइल्स पोइट्री में, which paved the way for the romantic age। और ये जो नई नई शैली में प्री रोमांटिक एज के पोएट्स लिखने लगे, उसकी वजह से रास्ता तैयार हो गया, पेव्ड द वे, रास्ता तैयार हो गया रोमांटिक एज के आने का। प्री रोमांटिक एज में जो क्वालिटीज़ थी, प्री रोमांटिक एज की जो क्वालिटीज़ थी कि अलंकारों का तो यूज़ करते थे, पर उन्होंने थीम्स को सिंपल बना दिया, सरल बना दिया। यही रोमांटिक एज में बहुत बढ़ जाएंगी और अलंकार वगैरह भी बहुत कम हो जाएंगे, भाषा बहुत सरल हो जाएगी, कविता का सब्जेक्ट मैटर या विषय बहुत ही सरल हो जाएगा। इस तरीके से नियोक्लासिकल एज में तो सब कुछ बहुत कठिन था, प्री रोमांटिक एज में थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा सरल, रोमांटिक एज में सब कुछ बहुत सरल। इस तरीके से प्री रोमांटिक एज बीच की कड़ी है नियोक्लासिकल एज और
रोमांटिक एज के बीच। पेव्ड द वे, प्री रोमांटिक एज ने रास्ता तैयार किया फॉर द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के आने का रास्ता प्रशस्त किया प्री रोमांटिक एज ने। देयर पोइट्री प्रेजेंट्स, प्री रोमांटिक एज की पोइट्री प्रस्तुत करती है अ सेंस ऑफ मेलंकली एंड सैडनेस, मायूसी, उदासी। ये जो मूड है ये हम देखते हैं प्री रोमांटिक एज की पोइट्री में। मैनी प्री रोमांटिक पोइट्स, कई ऐसे प्री रोमांटिक एज के पोइट्स थे, सॉ नेचर, उन्होंने प्रकृति को देखा एज नॉट स्टैटिक, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा प्रकृति स्थिर नहीं है, प्रकृति चलती है, मतलब बढ़ती है, ग्रो करती है, सब कुछ प्रकृति में आप केवल पेड़ पौधे मत लें, सब कुछ पहाड़ नदी एवरीथिंग ग्रोइंग है, मूविंग है। मतलब जैसे इंसान है उसका एक विकास होता है वैसे ही प्रकृति में भी चेंजेस आते रहते हैं, बट इन मोशन। जैसे कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, है ना, कहीं कुछ भी एवलांच आया, ज़मीन सरक के आ गई। पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं कि बर्फीले पट्टियाँ फिसल कर नीचे आ जाते हैं, तो प्रकृति भी चेंज होती जा रही है। तो एक ज़माना था जब सारे सीजन्स टाइमली आते थे, आजकल कोई भरोसा नहीं है, किसी भी मौसम में बारिश हो जाए, कभी भी ठंड लग जाए, है ना। इस तरह से प्रकृति में भी मूवमेंट है, चेंज है। दिस काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है यही समर यही विंटर यही सब में, अब प्रकृति का भी वैसा हम फिक्स्ड एक पहचान नहीं बना सकते, ये भी मूविंग है, चेंजिंग है, ऐसा प्री रोमांटिक एज के पोइट्स मानते थे। दिस काइंड ऑफ पोइट्री, प्री रोमांटिक एज की पोइट्री ऑल्सो मेड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर, प्रकृति का वर्णन किया करती थी कि प्रकृति हमेशा शांत नहीं है, जंगली और तूफानी भी है। एज वाइल्ड, जंगली, तूफानी, एंड ग्लूमी, मायूसी भरी। द ग्रेवयार्ड पोएट्स, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री एक नई शैली थी पोइट्री की जो प्री रोमांटिक एज में उठकर आई। इस स्कूल या स्टाइल में लिखने वाले कवियों में सबसे बड़ा नाम है टॉमस ग्रे, जिन्होंने की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड नाम की एलेजी लिखी, और वो इसी स्टाइल की पोइट्री थी। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, मायूसी भरे विचार, कब्रिस्तान का वर्णन, मृत्यु का वर्णन, ये सब ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री की गिनती में आते हैं। द ग्रेवयार्ड पोइट्स, टॉमस ग्रे की गिनती उसमें आती है। ऑल्सो टर्म्ड चर्चयार्ड पोइट्स, इन्हें ग्रेवयार्ड पोइट्स भी कहते हैं, चर्चयार्ड पोइट्स भी कहते हैं। वर अ नंबर ऑफ प्री रोमांटिक इंग्लिश पोइट्स, ये प्री रोमांटिक एज के अंग्रेज कवि थे, हु रोट पोइट्री, जिन्होंने की पोइट्री लिखी ऑन मॉर्टैलिटी, कि इंसान नश्वर है, एक दिन मर जाएगा, कॉफिन्स, शव पेटियाँ,
क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो शव पेटी में लाश को डाल के उसको दफनाते हैं, वो शव पेटी, कॉफिन्स एंड एपिटैफ्स एट्सेट्रा। एपिटैफ्स किसी के कब्र पर जो पत्थर लगाया जाता है और उस पत्थर पर जो लिखा जाता है श्रद्धांजलि स्वरूप तारीफ के कुछ शब्द, वो एपिटैफ्स हैं। ये सब ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में यूज़ होते थे और थॉमस ग्रे की पोएम्स में हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखेंगे। एक पोएम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें हम इस तरह की चीज़ें, ग्रेवयार्ड का डिस्क्रिप्शन, फिर शवों का दफनाना, ग्रेव्स, कब्र पर शिलालेख, एपिटैफ्स, अ स्टोन, हेड स्टोन कहते हैं उसको, उसमें जो लिखा जाता है दैट इज़ एन एपिटैफ, श्रद्धांजलि स्वरूप जो लिखा जाता है, इनका वर्णन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में पढ़ने को मिलेगा। तो ये बॉक्स है जो कॉलिंस के लिए भी यूज़ हो सकता है और थॉमस ग्रे के लिए भी यूज़ हो सकता है।